हेलो फ्रेंड्स, इट्स माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इंट्रो वीडियो में बताया था कि हमारा टॉपिक रहेगा जियो स्टार और नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन। हम लोग इसमें ये स्टडी करने वाले हैं कि क्यों जियो सिनेमा को अपना मर्जर जियो हॉट स्टार के साथ करना पड़ा और क्यों वो OTT प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में मूवीज़ और वेब सीरीज़ में नंबर 1 पे नहीं जा पा रहा, बीट नहीं कर पा रहा उन दोनों को। तो चलिए स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जियो सिनेमा क्या है। जियो सिनेमा एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये इमरजेंस में आ पाया काफ़ी लेट। 2019 तक आदमी समझा कि ये है कोई प्लेटफॉर्म। सबसे पहले जब 2016 में ये लॉन्च हुआ था, इसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड किया था कि जैसे टीवीज़ होते हैं, लाइक द ब्रांड्स लाइक इंटेक्स, TCL, एक्सियोमी, इनके टीवीज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल, जैसे यूट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल होता है वैसे जियो सिनेमा ऑलरेडी इंस्टॉल देने लगे, जिसका इनको बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा मिला। बेनिफिट ये मिला कि कुछ % ऑडियंस तक, जो कि बहुत छोटी ऑडियंस थी, उस ऑडियंस तक ये लोग डायरेक्ट पहुंच गए, जो कि पहुंचना एक नए प्लेटफॉर्म के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसके बाद इनका जैसा था, धीरे धीरे चलते गए अपने ओन प्रोडक्शन हाउस के बल पे। कोई बड़ा मर्जर नहीं मिला इनको। फिर आया 2024, जिसमें हुआ सबसे बड़ा मर्जर, OTT प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा मर्जर जिसको कहा जाता है। रिलायंस है, जिस इंडस्ट्री में घुसेगा ऐसा ही कुछ बड़ा करता है। बेनिफिट्स समझते हैं जियो हॉट स्टार मर्जर के। इनका जब मर्जर हुआ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अचानक से न्यूज़ आ गई, लेकिन ये सब प्री प्लान था। अब क्या बेनिफिट्स हुए इस मर्जर के, सबसे पहले इससे समझ में आ जाएगा कि क्यों किया गया ये मर्जर, क्या सोच के किया गया था। अभी तक क्या था, जो हॉट स्टार था वो IPL के राइट्स में दोनों जियो हॉट स्टार लड़ते रहते थे आपस में। अब जब दोनों मर्ज हो गए तो दोनों के कंबाइंड राइट्स आ गए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और टेलीविज़न शोज़, जैसे कि कार्टून्स आते थे। एक छोटी सी ऑडियंस होती है कार्टून की ऑडियंस, जो बड़ी लॉयल होती है इसको। तो एक जो छोटी सी ऑडियंस होती है कार्टून की, वो बहुत लॉयल ऑडियंस होती है। जिन बच्चों को कार्टून देखना है वो कार्टून देखेंगे ही OTT पे। इसमें ये था। फिर जब ऐसे उन्होंने अपना आगे काम किया, इनका मर्जर हुआ। इस मर्जर के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने कंटेंट पे काम किया। अब स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन था वो इन दोनों ने कवर कर लिया, क्योंकि या तो वो जियो या हॉट स्टार में रहता था। अब तो दोनों मर्ज हो गए। अब स्पोर्ट्स एंड ग्लोबल एम्बिशंस, टेलीविज़न एंड ब्रॉडकास्टिंग रीच, ये सबसे बड़ी बेनिफिट्स थे जो इनको मिले। अब इसके बाद जब जियो हॉट स्टार का मर्जर हुआ तो किन दो के बीच में मर्जर हुआ ये समझते हैं। ये था मर्जर वियाकॉम 18 और डिज्नी स्टार के बीच में, जो 2024 से पहले अलग अलग थे। डिज्नी तो सबको भी पता है, डिज्नी स्टार चलता था, लेकिन इस मर्जर के बाद से नाम भी मर्ज हुआ, सब कुछ मर्ज हो गया। अब इसको अगर वाइवा के प्रोस्पेक्टिव से समझें तो फिर इसमें कौन कौन बड़ी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। CEO ऑफ वियाकॉम 18 करण बेदी और CEO ऑफ डिज्नी स्टार उदय शंकर। अब क्या हुआ इस, मतलब इन्होंने जो मर्जर किया वो क्या सोच के किया, किस सेगमेंट्स में किया, इनका बिजनेस सेगमेंट्स क्या था। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, OTT स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग राइट, कंटेंट क्रिएशन। अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल जियो स्टार के बारे में सुन रहे हैं। इसके बाद जब डीप स्टडी करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, तब समझेंगे कि क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब स्ट्रेंथ्स क्या थे इनके सामने, इनको क्या स्ट्रेंथ थी जियो हॉट स्टार की मर्जर के बाद, क्या स्ट्रेंथ थी। जो स्पोर्ट्स वाला था, फोकस ऑन स्पोर्ट्स, इन्होंने स्पोर्ट्स कंटेंट पे फोकस किया और अपने प्राइसेस को अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल बनाया। अफोर्डेबल किस सेंस में कि एक आदमी जो IPL देखना चाहता है OTT प्लेटफॉर्म में, उसके लिए पहले साल इन्होंने कुछ फ़ीस रखी, मॉडल नहीं सक्सेसफुल हुआ तो इन्होंने उस फीस को इतना कम कर दिया कि उसको एक आम आदमी भी आराम से खरीद सकता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि कैसे अपने मॉडल्स को आगे सीजन्स ऑफर्स निकालेंगे उनमें, ये सब। अब सब नए थे, ये भी नए प्लेयर आए, मर्ज हुए तो एक पुराना बेस मिला इनको जो था कंज्यूमर बेस। अब चैलेंजेस क्या है इनके सामने। चैलेंजेस, एक हर जो बिज़नेस होता है उसके लिए स्ट्रेंथ उसकी अलग होती है, इसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। अब इनके सामने चैलेंजेस क्या है, तो जो चैलेंजेस आए वो ये थे कि इंटेंस कोऑपरेशन और रिटेंशन ऑफ यूज़र्स। अब OTT प्लेटफॉर्म में अगर आप एक हफ्ते के लिए भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम कर देंगे या बंद कर देंगे देना, तो फिर कस्टमर रिटेन नहीं होगा, और रिटेन नहीं होगा तो आपका मॉडल रन नहीं कर पाएगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल तो बिल्कुल नहीं रन होंगे। अब इनके पास क्या थी स्ट्रॉन्ग, जब दोनों के मर्जर से दोनों के पास क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी। कंटेंट लाइब्रेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जैसा कि पता है जियो हॉट स्टार HBO से था, डिज्नी से था मर्जर में, तो एक कंटेंट लाइब्रेरी इनके पास बहुत तगड़ी थी। और ये तो सभी को पता है कि अंबानी जी जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं उसमें
प्राइस पेनिट्रेशन कर ही देते हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग राइट, सबको ही पता है ये तो था। और अब स्पोर्ट्स और रियलिटी शोज़ के मामले में नंबर 1 पे है जियो हॉटस्टार। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनकी वीकनेस किस सेक्शन में रह गई, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हाई रिलायंस, अब इनका क्या है, अब आदमी अगर किसी को देखना है स्पोर्ट्स तो ही वो जियो सिनेमा में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। इनके सामने अभी भी बहुत बड़ा एरिया खुला पड़ा है जिस पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे रीजनल लोकल लोगों से कांटेक्ट करना और डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी वो कंटेंट प्रोवाइड करना। ओनरशिप्स की अगर बात करें इसमें तो जैसा कि सबको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री 60% ओन करती, 16 सॉरी, वियाकॉम 18 46% और वॉल्ट डिज्नी 37.5%। अब इसके बाद अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स की बात करते हैं। अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स ने अपना शुरुआत से स्टार्टिंग से ही अपना कंटेंट जो था वो प्राइमरली फोकस किया था कि मूवीज़ और वेब सीरीज़ के कंटेंट पे, जिसमें आज भी वो नंबर 1 इसलिए बने हैं क्योंकि उनका एक प्राइस बेस्ड मॉडल है कि जो भी उनका अर्निंग होगी उस पर्टिकुलर मूवी और सीरीज़ से, उसका कुछ % हिस्सा वो अपनी अगली मूवी और वेब सीरीज़ में बनाएंगे और अपने मार्केट को जाने नहीं देंगे रिलायंस के हाथ में। आज रिलायंस की जियो स्टार की भी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ वगैरह आ रही जो हिट भी हुई मार्केट में, जैसे असुर, काफ़ी लोगों को पता होगा असुर। लेकिन जो अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये एक अपना मार्केट बना चुके हैं और ये अपना मार्केट पेनिट्रेट नहीं होने देंगे। अब इसको किस तरीके से पेनिट्रेट करें, इसको पेनिट्रेट करने के लिए तो अब प्राइसिंग में तो कोई कंपटीशन है नहीं, पहले भी कम था जियो हॉटस्टार का, अभी भी कम है। अब बचा क्या, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जैसे देखा होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोग सोचते होंगे केवल डिज्नी और जियो का मर्जर है, नहीं, इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें, जैसे एचबीओ काफ़ी लोगों को पता होगा, वो नेशनल एनिमल से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो डिफरेंट ऑडियंस को अपने पास ला रही है और अपने कंटेंट पे अपने जैसे काफ़ी नई वेब सीरीज़ हैं जो अपलोडिंग है। रितेश देशमुख सर हैं, उन्होंने इसमें पिल एक मूवी लॉन्च करी थी। इसके अलावा बाकी एक जो परमानेंट ऑडियंस है वो तो इन्होंने ग्रैब कर ही ली है जियो स्टार वाले ने, किसकी हेल्प से, रियलिटी शोज़, जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल MTV रोडीज, स्प्लिट्स विला एंड मैनी डिफरेंट, बिग बॉस, वेरी बिग रियलिटी शो। और इसके बाद स्पोर्ट्स कंटेंट वाली ऑडियंस तो आनी है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। अगर इनको एक परमानेंट अपना वो लाना है, कंज्यूमर बेस बनाना है, कस्टमर बेस, तो फिर एक रिलायबल टीम होनी चाहिए इनके लिए, और जिसके साथ ये फ्यूचर में आराम से ग्रोथ कर सकते हैं और नंबर 1 मार्केट लीडर भी बन सकते हैं मूवी। अब अमेज़ॉन प्राइम वगैरह क्या करें, इनका यही है कि अपना कंटेंट जो है वो मूवी और रियलिटी शो से वो न शिफ्ट ना करें कि ये भी सोचे मुझे ये भी डालना है, मुझे वो भी डालना है, तो नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ये तो मेरा ओपिनियन था। अब इसके अलावा आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो कि क्या करना चाहिए, या फिर कमेंट करो कि अगली वीडियो किस पर हो। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जिससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।